Hey guys, welcome to Prelims View. कंप्लीट पॉलिटी बाय हम लक्ष्यकांत की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, जानता हूँ कि 4-5 दिनों से मेरा कोई भी लेक्चर नहीं आया है, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। बीच बीच में इस वीडियो में भी खांसी की थोड़ी आवाज़ आ सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ, तो थोड़ा बियर कीजिएगा। ओके। सो हमारी जो सीरीज थी, इसका ये 13th लेक्चर है। अब तक हमने 12 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं, और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को हम देख रहे थे। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है उनको हम देख रहे थे। लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पर। ओके, वो था 12th लेक्चर। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द फेडरल सिस्टम। कि फेडरल सिस्टम किस प्रकार से होती है, फेडरल सिस्टम की गवर्नमेंट क्या होती है। तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि पार्ट 2 के अंतर्गत आता है, जिसमें हमें टोटल 5 चैप्टर्स देखने हैं। तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम। सेकंड चैप्टर जो है वो आज कवर कर लेंगे। देन थर्ड जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं उसके ऊपर है। एंड फोर्थ चैप्टर होगा इंटर स्टेट रिलेशंस, विद इन द स्टेट्स क्या रिलेशंस होंगे। एंड फिफ्थ वन विल बी द इमरजेंसी प्रोविजंस। सो इनमें से आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है फेडरल सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर, which is on federal system. So this is our lecture today, federal system in India. So federal system of government in India. So federal system क्या होता है, फेडरल का अर्थ क्या होता है, इसको हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। तो फेडरल सिस्टम जो है दोस्तों, वो मेनली यूएसए का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सो टर्म है फेडरेशन, ये कहाँ से निकल के आया था। मेनली फेडरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फिडस, which means treaty or agreement. ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, फिडस कहते हैं। ओके। तो ये जो फिडस वर्ड था एक लैटिन शब्द था, और इसी को ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट कहा जाता है। जैसे यूएसए में था कि 50 जो है स्टेट्स वो एक साथ आ गए, और इन 50 स्टेट्स ने क्या किया, एक ट्रीटी या फिर एक एग्रीमेंट बनाया कि हम यूनाइटेड स्टेट्स बनाते हैं, और उसे कहा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो फेडरेशन इज नथिंग बट इट डिराइव्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फिडस, जिसका अर्थ है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। देन अ फेडरेशन कैन बी फॉर्म इन टू वेज। दो प्रकार से फेडरेशन फॉर्म हो सकता है, एक तो स्टेट्स या किसी भी चीजों का इंटीग्रेशन करके, या फिर बाय द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। या तो आप कुछ स्टेट्स मिलकर उनका इंटीग्रेशन करने के बाद एक नया स्टेट फॉर्म कर रहे हो, एक नया नेशन फॉर्म कर रहे हो। अदरवाइज क्या होता है कि एक नेशन है उसका डिसइंटीग्रेशन होने के बाद एक फेडरेशन फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्लीट इंडिया था, इसका डिसइंटीग्रेशन कर दिया ब्रिटिश द्वारा कुछ प्रिंसली स्टेट्स में। ओके, कुछ प्रोविंसेस में। ओके, सो एक ही नेशन था, प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, और कुछ ऑटोनोमस स्टेट्स थे। तो इन सब का मिलाकर फिर क्या बना, एक फेडरेशन बना। सो फेडरेशन दो प्रकार से बन सकता है। एक तो इंटीग्रेशन से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का एक इंटीग्रेशन हो जाएगा। 50 स्टेट्स सामने आ गए, इन्होंने इंटीग्रेशन किया और बना दिया एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। या फिर एक इंडिया था, उसके 500 से भी ज्यादा प्रोविंसेस बना दिए और उनका डिसइंटीग्रेशन कर दिया, और उनके डिसइंटीग्रेशन से फिर से एक नेशन फॉर्म हुआ, और उस नेशन से इंडिया बना। सो ये भी एक फेडरेशन का प्रकार है। सो फेडरेशन कैन बी फॉर्म बाय टू वेज, one of which is integration or other is by way of disintegration. Then the constitution of India provides for a federal system of government in the country. हमारा जो इंडिया है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोवाइड किया है कि हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगी। द फ्रेमर्स एडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम ड्यू टू टू मेन रीजंस। अब अगर हमारे फ्रेमर्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने अगर फेडरल सिस्टम को अपनाया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही अपनाया होगा। तो उन्होंने इसको अपनाने के पीछे उनके दो रीजंस रहे थे, टू मेन रीजंस। एक तो है कि द लार्ज साइज ऑफ इंडिया। ओके,
हमारी जो कंट्री है उसका लार्ज साइज है, राइट, बहुत बड़ा कंट्री था। देन सेकंड क्या है कि इट्स सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी, एक तो उसका लार्ज साइज हो गया ऑफ द कंट्री, एंड सेकंड इज इट्स सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी भी है, कल्चर में, पब्लिक में जो है वो डाइवर्सिटी है। सो डाइवर्सिटी होने के कारण और लार्ज साइज होने के कारण हमने क्या किया है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। They realize that the federal system not only ensures the efficient governance of the country but also reconciles national unity with regional autonomy। मतलब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से क्या होगा, इफिशिएंट गवर्नेंस तो होगा ही होगा कंट्री, लेकिन उसी के साथ साथ क्या होगा, नेशनल यूनिटी होगी और विथ रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी मींस स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ नेशनल यूनिटी भी होगी। तो ये जो है वो फेडरल सिस्टम से अचीव किया जा सकता है। इस वजह से उन्होंने क्या किया है कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था। द टर्म फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि फेडरेशन अगर हमने अडॉप्ट किया है फेडरेशन को, तो क्या फेडरेशन ऐसा कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फेडरेशन लिखा हुआ है क्या कहीं पर, तो नहीं। फेडरेशन ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन इसी के अलावा इंस्टेड आर्टिकल 1 क्या कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ही कहता है लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट एक हमारा इंडिया है, ऐसा आर्टिकल 1 में डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट्स का एक यूनियन है। लेकिन कैसा यूनियन है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, राइट, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट जो है वो बढ़ सकते हैं लेकिन यूनियन जो है, इंडिया जो है वो डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। सो इसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। ओके, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने भी कहा था द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन प्रिफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब वहां पर वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को प्रिफर किया लिखने के लिए। तो वो क्यों किया है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो यूनियन ऑफ इंडिया या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया के बारे में लिखा गया है इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो इसलिए लिखा गया है क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडियन फेडरेशन जो है इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। कुछ स्टेट साथ में आकर उन्होंने कुछ एग्रीमेंट नहीं बनाया है, लाइक अमेरिकन फेडरेशन। ओके, ऐसा नहीं है कि सभी स्टेट साथ में आ गए और उन्होंने एक नेशन का निर्माण किया, नहीं, पहले से एक नेशन था, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो फिर उनको साथ मिलाकर एक इंडियन एज अ इंडिया बना दिया गया था। इंडियन फेडरेशन जो है वो रिजल्ट नहीं है किसी भी एग्रीमेंट का अमंग द स्टेट्स, लेकिन अमेरिकन जो फेडरेशन है उसमें क्या है कि ये एक रिजल्ट है ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, राइट, 50 स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट है और उन्होंने अमेरिकन फेडरेशन बनाया, उस प्रकार से इंडिया का नहीं है, राइट। देन सेकंड रीजन ये था कि स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन, राइट, कि स्टेट्स के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो फेडरेशन से अलग हो पाए। द फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल। तो इसी वजह से फेडरेशन जो है वो यहाँ पर यूनियन है। क्यों यूनियन है, क्योंकि ये एक इंडिस्ट्रक्टिबल फेडरेशन है, राइट। इसमें स्टेट्स को ये अधिकार नहीं है कि वो इससे बाहर जा सके, इससे छुटकारा पा सके, राइट। देन अब कंपेयर करें कि फीचर्स क्या है फेडरल यूनिटरी गवर्नमेंट के। एक यूनिटरी गवर्नमेंट होता है और एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या होगा मेनली, क्योंकि थोड़ा सा ही साइड डिफरेंस होता है। एक फेडरल जो सिस्टम होता है वो एज अ यूनिटरी सिस्टम वर्क करता है, लेकिन उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। फेडरल गवर्नमेंट जो होता है ना उसमें ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है कि केंद्र में पार्लियामेंट होती है, राइट, और स्टेट्स में क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, राइट। सो पार्लियामेंट सेंटर में रूल करती है और अलग अलग स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उन स्टेट्स में ऑटोनोमसली क्या करती है, रूल करती है। सो दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है। ड्यूअल गवर्नमेंट इज अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट
ड्यूअल गवर्नमेंट मीन्स नेशनल लेवल पर एक गवर्नमेंट होती है एंड रीजनल लेवल्स पर मीन्स स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होती है। वहीं पर यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, अब इसका नाम ही यूनिटरी है, मतलब सिंगल गवर्नमेंट होगी। यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट होगी क्या, नहीं, सिंगल गवर्नमेंट होगी। दैट इज नेशनल गवर्नमेंट विच में क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट्स। एक ही गवर्नमेंट होगी जिसे कहा जाता है नेशनल गवर्नमेंट, और वो अगर चाहे तो वो रीजनल गवर्नमेंट्स बना सकती है, क्रिएट कर सकती है। लेकिन मेन फीचर जो है फेडरल सिस्टम या फेडरल गवर्नमेंट का यह है कि वहां पर ड्यूअल गवर्नमेंट एग्जिस्ट होती है, एक नेशनल लेवल पर और एक रीजनल लेवल पर। फेडरल गवर्नमेंट का क्या होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसी प्रकार से यूनिटरी जो गवर्नमेंट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है या नॉन रिटन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस की एक यूनिटरी गवर्नमेंट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है। वहीं पर ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो भी यूनिटरी है, लेकिन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, अनरिटन है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। ओके, सो यूनिटरी गवर्नमेंट में दोनों प्रकार हो सकते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन रिटन। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही होगा। देन डिवीजन ऑफ पावर्स होती है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। अब देखिए फॉर एग्जांपल केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल कोई गवर्नमेंट है और एक स्टेट में कुछ गवर्नमेंट है, तो इनके बीच में पावर्स का डिवीजन किया जाता है। सेंटर के लिए सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट के लिए क्या होती है, स्टेट लिस्ट बना दी जाती है, और दोनों मिलाकर कॉन्करेंट लिस्ट होती है इनके बीच में, जिसके ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं। ओके, और अगर कंफ्लिक्ट की केस आए तो सेंट्रल का लॉ क्या होगा, प्रिवेल करेगा, उसको ज्यादा मान्यता होगी। सो डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, सेंटर के लिए कुछ अलग लिस्ट होती है जिसके ऊपर सेंटर कानून बनाएगा, स्टेट की कुछ अलग लिस्ट होती है उसमें कुछ अलग सब्जेक्ट होते हैं उसमें स्टेट कानून बनाएगा, दोनों के लिए कॉन्करेंट लिस्ट होती है। सो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट इज द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पर नो डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। ऑल जो पावर होती है वो वेस्टेड होती है इन नेशनल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल पर गवर्नमेंट होगी उसी के पास पूरी की पूरी पावर इकट्ठा होगी इन यूनिटरी गवर्नमेंट। अब देखिए दोस्तों, यूनिटरी का नाम ही है कि वहां पर सब यूनियन के एक यूनिटरी गवर्नमेंट के हाथ में होगा, मीन्स सिंगल गवर्नमेंट के हाथ में होगा, और वो होगी नेशनल लेवल पर। ओके, सो उनके पास सिंगल गवर्नमेंट होगी, उनके पास पावर भी उसी सिंगल गवर्नमेंट मतलब नेशनल गवर्नमेंट के पास ही होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास वो कुछ पावर नहीं रखते हैं, राइट। देन फेडरल गवर्नमेंट में अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो सुप्रीमेसी भी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वहां पर अगर रिटन है तो सुप्रीमेसी होगी, अनरिटन है तो सुप्रीमेसी नहीं होगी। सो दोनों भी प्रकार हो सकते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जस्ट लाइक इन जापान, और मे नॉट बी सुप्रीम जस्ट लाइक इन ब्रिटेन। सो सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की है या नहीं है, ये यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफाइन नहीं किया जा सकता। वहां पर हो भी सकती है, कुछ जो राज्य है कुछ जो नेशन है जैसे जापान, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। लेकिन वहीं पर ब्रिटेन जैसा एक नेशन जिसके पास यूनिटरी गवर्नमेंट है लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होने की वजह से वहां पर ब्रिटेन में सुप्रीमेसी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की। देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये भी एक फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, रिजिड होता है। लेकिन वहीं पर यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। रिजिड मीन्स फ्रांस में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ब्रिटेन में फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां पर कानून ऐसे ही सिंपल मेजोरिटी से बना दिए जाते हैं। ओके, कोई स्पेशल मेजोरिटी वगैरह की जरूरत नहीं होती। सो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा, ये फेडरल गवर्नमेंट का है। यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी हो सकता है या रिजिड हो सकता है। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये मेन फीचर है ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, उस पर किसी का भी कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ओके, वो खुद के निर्णय खुद ले सकती है। लेकिन क्या है यूनिटरी गवर्नमेंट में, जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, कुछ भी हो सकता है। देन बाइकैमरल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के दो प्रकार होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। जैसे अपर हाउस हमारे यहाँ पर क्या है, राज्यसभा, क्या होगा, लोकसभा। सो बाइकैमरल लेजिस्लेचर एक फीचर है ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ओके, वहीं पर यहाँ पर बाइकैमरल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे बाइकैमरल है ब्रिटेन में, लेकिन चाइना में क्या है, यूनिकैमरल ये है, मतलब राज्य व्यवस्था है। सो बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है यूनिटरी में, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर ही होगा। दो हाउसेस होंगे, एक होगा अपर हाउस और एक होगा लोअर हाउस। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंस
between the features of federal government and unitary government. अब फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी में क्या आ गया कि यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट्स एट द पेरिफेरी। सेंटर पर क्या होगा? यूनियन गवर्नमेंट होगी, और स्टेट्स जो होगा वो उसके अराउंड मूव करेंगे। ओके, सो ऐसी ड्यूअल पॉलिटी होगी, ड्यूअल गवर्नमेंट होगी, एक सेंटर होगा और बाकी सब स्टेट्स हो गए, तो अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट होगी। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, यही फीचर है ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, अब तक प्रेजेंट में नियर अबाउट 470 आर्टिकल्स है, जिनको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 12 शेड्यूल्स है, ये सभी को पता है। सो हमारा एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पावर उस उनके बीच में डिवीजन है। फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ पावर्स इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और इसको दिया गया है 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में क्या है? 3 लिस्ट दी गई है, ये है यूनियन लिस्ट, सेकंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली इसमें 97 थे, एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट उठाकर यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया। और एक दूसरी जो है वो स्टेट लिस्ट है जिसमें 59 सब्जेक्ट्स है, इसमें ओरिजिनली 66 थे, फिर क्या किया, कुछ जो सब्जेक्ट्स है ये एक सब्जेक्ट डाल दिया यूनियन लिस्ट में, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट डाल दिए कॉन्करेंट लिस्ट में। सो 66 से अब रह गए सिर्फ 59 सब्जेक्ट्स, मींस 7 सब्जेक्ट जो है वो इसमें से निकाल दिए गए, एक सब्जेक्ट डाल दिया यूनियन लिस्ट में और 6 सब्जेक्ट्स डाल दिए कॉन्करेंट लिस्ट में। सो यूनियन लिस्ट कैरीज 98 सब्जेक्ट, ओरिजिनल 97 थे, स्टेट लिस्ट में अभी 59 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनल 66 थे, और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? अभी 52 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनल कितने थे? 47। सो 47 और 5 52 सब्जेक्ट्स हो गए। ओके, सो इन कॉन्करेंट लिस्ट 52, 59 स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट में 98 लिस्ट। सो ये डिवीजन ऑफ पावर्स है। यूनियन लिस्ट में जो भी स्टेट्स होंगे उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट क्या बनाएगी? लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जितने भी 59 सब्जेक्ट्स है उस पर स्टेट्स जो है वो अपने अपने कानून बना सकते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है जिसमें 52 सब्जेक्ट्स है, ओके, तो इस पर स्टेट्स एज वेल एज सेंटर दोनों भी लॉ बना सकते हैं। लेकिन यूनियन का जो लॉ है, अगर कंफ्लिक्ट होता है कि भाई किसका लॉ सुप्रीम है, तो यूनियन उसमें क्या करेगी? प्रिवेल करेगी। यूनियन गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगी तो वो लॉ पूरे पूरे देश में, पूरे पूरे देश में मान्य किया जाएगा। ओके, देन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फीचर, फेडरल फीचर है। अब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, राइट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अगर एक आधा प्रावधान दिया है तो उसके मुताबिक ही कानून बनेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस दी है उसको मद्देनजर रखते हुए किसी ने अगर लॉ बनाया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वॉइड, मतलब राइट डिक्लेयर करेगा। लेकिन अगर उस प्रोसेस को फॉलो ना करते हुए अगर कोई लॉ बना दिया जाता है तो उसको नल एंड वॉइड भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी गई है उसको ही मान्य किया जाएगा, आप अपने मन मुताबिक कुछ बातें नहीं कर सकते हो, राइट। सो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 3-4 मेजर दिए गए कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से आप अमेंड कर सकते हो, राइट। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, और थर्ड होती है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, राइट। सो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इतने जल्दी आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हो, तो इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा रिजिड, इसका ब्लेंड कह सकते हो, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है पूरी तरह। सो ये एक फेडरल फीचर जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया। जैसे ये जो स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट, तो ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। ओके, देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जैसे हमारी जुडिशरी भी कैसी है? इंडिपेंडेंट है, राइट। उसके निर्णय वो खुद ले सकती है। वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई कानून बना दिया जाता है तो उसको नल एंड वॉइड करार दे सकती है, उसको इसके ऊपर उसका जुडिशियल रिव्यू का उसके पास अधिकार है। सो हमारी जुडिशरी कैसी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। उसको इंडिपेंडेंट रखने के लिए क्या किया गया है कि इनके जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे उनके टेन्योर को क्या रखा गया है? फिक्स रखा गया है।
उनकी इजीली आप एक जगह से दूसरे जगह बदली नहीं कर सकते हो, राइट। सो उनको कुछ फिक्स टेन्योर दिए गए हैं, कुछ उनकी जो बदली है वो आप नहीं कर सकते। सो अश्योरिटी जो दी गई है वो इंडिपेंडेंस को जताती है ऑफ द जुडिशरी, राइट। उनका अपॉइंटमेंट एक बार अगर आप करते हो तो उनको इजीली आप वहां से मतलब हटा नहीं सकते हो, राइट। सो हटाने के जो रीजंस है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए कि आप किस बेसिस पर उनको हटा सकते हो, राइट। देन अब बाइकैमरलिज्म, तो हमें पता है कि हमारे इंडिया में बाइकैमरलिज्म एग्जिस्ट करता है। अपर हाउस है एक जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, एक है लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा कहते हैं। अपर हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, राइट। जो स्टेट्स है हमारे इंडियन फेडरेशन के उनको रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा। और लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? पीपल ऑफ इंडिया को, राइट। पीपल ऑफ इंडिया से डायरेक्टली जो चुनाव जीत के आते हैं वो लोकसभा में आते हैं। और राज्यसभा में भी क्या होता है, हर 3 साल से कुछ बंदे नॉमिनेट होते हैं, राइट। तो ये हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इस राज्यसभा में होता है। इक्वल तो नहीं होता है हमारे यहाँ पर, लेकिन रिप्रेजेंटेशन होता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है इन राज्यसभा। वहीं पर लोकसभा में क्या है कि जो सीट से जो चुनाव लड़के है वो डायरेक्टली लोकसभा में आते हैं और वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है लोकसभा हमारी। सो दो अलग अलग हाउसेस है हमारे यहाँ पर भी, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इसको बाइकैमरलिज्म कहते हैं और एक फीचर है ऑफ द फेडरेशन, ओके। सो ये एग्जिस्ट करता है इन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन इसका एट्थ फीचर क्या है? ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरेशन। अब यहाँ पर जो हमने लिस्ट के बारे में बात की थी ना, यूनियन लिस्ट, देन सेंट्रल लिस्ट, देन कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। देखिए कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जांपल दिए। दिस इज नॉट एन इंडिकेटिव लिस्ट, पूरी की पूरी इंडिकेटिव लिस्ट नहीं है, उसके लिए आपको बुक रेफर करनी पड़ेगी। उसमें आपको डिटेल में पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर किए। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। सो डिफेंस किसके अंडर आएगा? यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आएगा, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, कुछ पोर्ट्स के बारे में हो गया, रेलवेज हो गई, हाईवेज हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, ओके। सो ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे यूनियन लिस्ट के अंतर्गत। और जैसे पब्लिक ऑर्डर, अब आपने बहुत जगह सुना होगा कि लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर जो जिसको मेंटेन करना होता है ना, वो स्टेट्स के अंतर्गत आता है। कुछ अगर दंगे हो गए, कुछ लोग अगर इकट्ठा हो गए, तो सेंटर क्या कहती है कि भाई ये स्टेट का काम है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आता है। पब्लिक ऑर्डर किसके अंतर्गत आता है? स्टेट लिस्ट में। दैट्स व्हाई इट इज द स्टेट्स ड्यूटी, ओके। देन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, देन हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, सैनिटेशन को रखना, ओके, सैनिटेशन बनाए रखना। देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बेसिस पर कुछ अगर कानून बनाना है, कुछ करना है, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है? जैसे जस्टिस हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गए, फॉरेस्ट हो गए, तो इनके ऊपर क्या है? दोनों भी कानून बना सकते हैं, ओके। मेनली स्टेट्स बनाते हैं, कभी कभी यूनियन बना दिए, कभी कभी दोनों भी बनाते हैं। अगर दोनों ने बना दिया और अगर उसमें कुछ कंफ्लिक्ट आ गई, तो जो सेंटर, फॉर एग्जांपल सेंटर ने अगर कोई फॉरेस्ट के ऊपर कानून बना दिया होगा, तो वही कानून क्या करेगा? प्रिवेल करेगा, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिस्ट। देन यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जैसे अपने हमने अभी देखे थे, डिफरेंस देखा था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। यूनिटरी फीचर, ये सबसे बड़ा यूनिटरी फीचर ये है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है वहां पर, यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट्स एट द पेरिफेरी। सो ये गलत चीज है यहाँ पर लिखी गई, ओके। जस्ट अ मिनट। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो ये स्टेट्स हो भी सकते हैं पेरिफेरी में या नहीं भी हो सकते, लेकिन यूनियन होगा एट द सेंटर। एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, वहां पर एक यूनियन गवर्नमेंट होगी। स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। यूनिटरी फीचर में क्या होगा? स्टेट्स वहां से डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं क्या? वहां से सीड हो सकते हैं क्या? तो नहीं। स्टेट्स नॉन इंडिस्ट्रक्टिबल, स्टेट्स को आप तोड़ भी नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब यूएसए है, ओके, यूएसए की 50 स्टेट है, ओके। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 50 स्टेट्स में से अब आपने 60 बना दिए, राइट। लेकिन इंडिया में क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो, राइट। इंडिया में आप 50 के 60 भी बना सकते हो, या फिर 50 के आप, फॉर एग्जाम्पल 50 है, इसमें से 60 भी बना सकते हो, या 48 भी उसको कर सकते हो,
दोनों चीजें आप कर सकते हो, लैंड बॉर्डर अल्टर कर सकते हो, दो स्टेट्स मिलाकर एक स्टेट भी बना सकते हो, एक स्टेट से दो स्टेट भी आप बना सकते हो। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा होता है क्या? नहीं, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा, स्टेट्स आर नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल। ओके, स्टेट नॉन इंडेस्ट्रक्टिबल। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होगा जस्ट लाइक ब्रिटेन, कि वहां पर आप सिंपल मेजोरिटी से सब चेंज कर सकते हो। देन नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर कैसा है कि राज्यसभा में उनके पॉपुलेशन के बेसिस पर क्या दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन दिया गया। लेकिन अमेरिकन सीनेट में क्या होता है, 100 मेंबर्स है और हर एक स्टेट से 2 मेंबर आएंगे। सो यूनिटरी फीचर ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि ठीक है, लेट इट बी। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स। ओके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स में यूनियन जो है वो एक स्ट्रांग है इन द सेंटर एंड स्टेट्स है इन द पेरिफेरी। देन स्टेट्स जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल, नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल। ओके, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एज वेल एज रिजिडिटी भी है, राइट। यूनिटरी फीचर ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि सिंपल मेजोरिटी से आप क्या कर सकते हो, कुछ कानून बना सकते हो बाय सिंपल मेजोरिटी। और ये कहाँ से लिया है हमने, ये फीचर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर फेडरल फीचर भी है, वो क्या है, रिजिडिटी, राइट। रिजिडिटी के लिए दो चीजें हैं, एक तो स्पेशल मेजोरिटी या फिर स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। देन नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। अब ये पॉइंट क्या है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट में 50 स्टेट से 100 मेंबर आएंगे, मतलब 2 मेंबर आएंगे ईच स्टेट से, लेकिन वैसा हमारे यहाँ पर नहीं। अगर हमारे यहाँ पर 28 स्टेट है तो उनमें से 28 से 56 तो मेंबर नहीं आ रहे, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन के बेसिस पर राज्यसभा में सीट का बंटवारा किया गया। सो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, स्टेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन के बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन है। ओके, हर एक स्टेट को रिप्रेजेंटेशन है लेकिन इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट का पॉपुलेशन अलग अलग है। देन इमरजेंसी प्रोविजन है, ये हमारा यूनिटरी फीचर है। अब इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो तीन प्रकार के, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, देन स्टेट इमरजेंसी, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो जाती है, बिकम्स ऑल पावरफुल। अब ये सभी को पता है कि जब भी इमरजेंसी लग जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पावरफुल बन जाती है। तो उस टाइम पर हमारा ही यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारा नेशन एज अ यूनिटरी या फिर एज अ यूनियन गवर्नमेंट जैसा वर्क करता है। ओके, सो ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन। जो फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है हमारा, उसको पूरा बदलकर एक यूनिटरी गवर्नमेंट में चेंज कर देती है ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। ओके, विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके लिए कोई अमेंडमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा लिखा गया है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी होगा, पूरी की पूरी पावर किसके हाथ में चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी। और उस टाइम पर हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा यूनिटरी में, और उसके लिए कोई अमेंडमेंट में भी नहीं लगेगा। और ये जो प्रावधान है ना, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड इन एनी अदर फेडरेशन। ओके, कोई भी अगर फेडरेशन है, कोई भी अगर नेशन है जो कि फेडरेशन पर वर्क करता है, तो उस कंट्री में ये जो फीचर है कि डायरेक्टली नेशनल इमरजेंसी के टाइम फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी बन सकता है हमारा गवर्नमेंट। सो ये फीचर, ये जो काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको कहीं अदर फेडरेशन में नहीं मिलेगा। देन सिंगल सिटीजनशिप है हमारी, ये भी हमारे इंडिया का एक यूनिटरी फीचर है। देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, राइट। देन ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईपीएस है, आईएफएस है, ओके, आईआरएस है। तो ये क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। क्यों? ये भी एक यूनिटरी फीचर है, राइट। सो ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होगी, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। दीज ऑल आर यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन अब इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, हमारे यहाँ पर एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। और वो क्या करता है, वो ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो दोज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये कैग जो होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, ये ऑडिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स का एज वेल एज
स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट का भी। सो एक ही बॉडी है हमारे यहाँ पर जो स्टेट्स और सेंटर दोनों की ऑडिट करती है, इसलिए इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी हमने यहाँ पर कहा गया है और एक यूनिटरी फीचर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट हिज अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट। जो कैग होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगी? हमारे प्रेसिडेंट करेंगे विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट। अब ये अकाउंट्स तो दोनों के छानेगा, अकाउंट तो दोनों के ऑडिट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन उसको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा और उसके कंसल्टेशन भी नहीं लेगा स्टेट से। हेंस दिस ऑफिस रिस्ट्रिक्ट्स द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। तो जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है कि उनका सिलेक्शन में भी कोई अधिकार नहीं है इस कैग के, इसको रिस्ट्रिक्ट करता है स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को। अब पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट। अब जैसे हमने कहा था कि कॉन्करेंट लिस्ट है या फिर स्टेट लिस्ट है, ओके, उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में तो पार्लियामेंट कानून बना ही सकती है, लेकिन स्टेट लिस्ट में कब कब बना सकती है? फॉर एग्जाम्पल दो या दो से ज्यादा अगर स्टेट आ गए, उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप कानून बना दीजिए, तो उस टाइम पर पार्लियामेंट उसमें कानून बना सकती है। ओके, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट इफ राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर राज्यसभा कोई कानून बना देती है तो हमारी पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकती है, या फिर दो या दो से कोई भी ज्यादा स्टेट अगर बोलते हैं कि इस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर आप कानून बना दो, तो पार्लियामेंट के पास वो पावर आ जाती है कि पार्लियामेंट उस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है। ओके, और अगर राज्यसभा कोई कानून पास करती है कि भाई ये सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का, इसके ऊपर आप नेशनल इंटरेस्ट में क्या करो, आप कोई कानून बना दो, तो उसके ऊपर भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। दिस मीन्स दैट द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ना करते हुए भी जो पार्लियामेंट की पावर है उसको आप एनहांस कर सकते हो ओवर द स्टेट लिस्ट। देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर्स है उनको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो ये भी हमारा एक यूनिटरी फीचर है। देन इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। अब आप सभी को पता है कि स्टेट्स के इलेक्शन हो गए या फिर सेंटर के लिए इलेक्शंस हो गए, ये सभी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई करता है, राइट राइट। लेकिन जो पीआरआईज होते हैं ना दोस्तों, पता है ना आपको सभी को कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया या म्यूनिसिपालिटीज हो गया, इनके इलेक्शन कौन करता है? इनके इलेक्शन के लिए कौन सी बॉडी होती है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, राइट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, एसईसी। सो अगर आपको पंचायती राज के या फिर म्यूनिसिपालिटीज के इलेक्शन लेने हैं तो उसके लिए आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, लेकिन आपके सेंटर एज वेल एज स्टेट के इलेक्शन ईसीआई ही कंडक्ट करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो ये इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी भी एक यूनिटरी फीचर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन वीटो ओवर स्टेट बिल्स। अब प्रेसिडेंट्स के पास एक पावर है कि वो स्टेट के जो बिल है उसके ऊपर वीटो कर सकता है, पार्लियामेंट के बिल के ऊपर नहीं। ओके, पार्लियामेंट का बिल प्रेसिडेंट के पास आ जाता है तो एक बार सेंड कर सकता है कि भाई आप इसके ऊपर कुछ सोच विचार करो, लेकिन इसको फिर से अगर पार्लियामेंट भेज देती है प्रेसिडेंट के पास, तो उस टाइम प्रेसिडेंट बाइंड ही होगा कि उसका एसेंट दे दे उसको, लेकिन उसको वीटो नहीं कर सकता है, नकार नहीं सकता है। लेकिन वहीं पर अगर स्टेट का कोई बिल है तो अगर वो एक बार प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट फिर से वापस भेजेगा, फिर से स्टेट असेंबली द्वारा प्रेसिडेंट के पास गया, फिर से प्रेसिडेंट वापस भेजेगा, फिर से गया तो प्रेसिडेंट वीटो कर सकता है, पहले टाइम भी वीटो कर सकता है या फिर कितनी भी बार वो वापस भेज सकते हैं। सो वीटो करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है ओवर द स्टेट बिल। तो ये भी क्या है? एक यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके ओके देन, सो वीटो पावर हो गया, इंटीग्रेटेड इलेक्शन कमीशन हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ कैग हो गया, ओके, या फिर पार्लियामेंट की स्टेट के ऊपर कानून बनाने की जो अथॉरिटी है वो हो गया। सो दिस ऑल क्या इंडिकेट करते हैं कि यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिकेट करती है ये सभी चीजें। सो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ओके, आने वाले चैप्टर में हम सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, या फिर और जो इंट्रा स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, मतलब दो विभिन्न स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इस वजह से 4-5 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना सका, सो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।